तो मैं इस चीज के लिए आपको सुभाष चंद्र बोस का 1940 में 20 अप्रैल को फॉरवर्ड पत्रिका में, जो वही एडिटर थे, फॉरवर्ड आपके संस्था का नाम है और फॉरवर्ड पत्रिका सुभाष चंद्र बोस निकालते थे, फॉरवर्ड पार्टी भी बनाए। उस पत्रिका में जो उन्होंने लिखा उससे उनका परिचय मिल जाएगा, तब आप समझ सकेंगे कि क्यों स्वामी सहजानंद के बारे में कुछ जानना जरूरी है। सुभाष चंद्र बोस लिखते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हमारी धरती पर एक जादुई नाम है। ये भारत के किसान आंदोलन के निसंदेह सर्वोपरि नेता है। ये आज के समय में जनता के आराध्य देव है 1940 में, और लाखों लोगों के हीरो है। रामगढ़ के समझौता विरोधी सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में उन्हें प्राप्त करना हम लोगों के लिए वाकई एक दुर्लभ भाग्य की बात थी। फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए यह एक गौरवपूर्ण विशेषाधिकार एवं सम्मान की बात थी कि हम उन्हें वाम पंथ के सबसे अग्रणी नेता सुभाष चंद्र बोस यह बात लिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस किसी की प्रशंसा करने के मामले में बहुत कंजूस थे। अपने बड़े भाई शरद चंद्र बोस के बारे में भी इतने अधिक आदर्श उन्होंने नहीं लिखा। जो उनके मेंटर थे सियारदास, उनके बारे में भी बहुत सावधानी से शब्द के चुनाव किए। लेकिन एक साधु के लिए इतना प्रगतिशील नेता, और क्या लिख रहे हैं, गौर करेंगे इस चीज को। हम उन्हें वाम पंथ के सबसे अग्रणी नेता, मित्र, दार्शनिक और पथ प्रदर्शक के रूप में प्राप्त कर सके। दार्शनिक भी, आइडियोलॉग भी और पथ प्रदर्शक भी। तो सुभाष चंद्र बोस ऐसा आदमी जो गांधी से नहीं पीछे हटे, इस सोचने की बात है। एक साधु के लिए क्यों इतनी श्रद्धा। उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही हम लोगों ने आनंद में 28 अप्रैल को अखिल भारतीय स्वामी सहजानंद दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, ताकि उनकी कैद का विरोध कर सके। हम स्वामी जी को इस नजरबंदी और कैद से अर्जित विशिष्ट सम्मान प्राप्त करने के लिए बधाई देते हैं। स्वामी जी की गिरफ्तारी का स्वागत किया जाएगा। यह लाखों लोगों को दुविधा एवं जकड़न तोड़ने के लिए प्रेरित करेगा। वे इसमें तहे दिल से जुट जाएंगे। कोई भी व्यक्ति अब किनारे पर नहीं रह सकेगा। यह समय युद्ध में भिड़ंत का है और हम अवश्य भिड़ेंगे। स्वामी जी शिष्यों के भीतर है, पर उन्होंने एक वसीयत छोड़ी है। हमें उनके जीवन संघर्ष से सबक सीखना चाहिए। समाजवाद की उनकी गंभीर राजनीतिक अंतर्चेतना से सबक लेना चाहिए। वे मूलतः भिड़ंत एवं कर्म के सलाका पुरुष हैं। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के समय देशवासियों से विलंब और टाल मटोल न करने की तथा तुरंत भिड़ जाने की अपील की है। स्वामी जी की गिरफ्तारी अभिनव भारत के लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को हमें स्वीकारना है। ब्रिटिश सरकार देखे और अंकित करे कि देश दृढ़ता से स्वामी जी के पीछे खड़ा है। हम चाहिए कि हम अपने कार्य, चाहे आजादी दो या मौत दो, को दुगने उत्साह और नवीन संकल्प के साथ जारी रखें। सभी अवरोध हटा कर रहेंगे। इस तिमिर ग्रस्त भारत भूमि पर आजादी अवश्य पधार कर रहेगी। हम समझते हैं कि यह सुभाष चंद्र बोस का अग्रलेख स्वामी सहजानंद के समझने की कुंजी है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जैसा वादा किए कि हम चैन से नहीं रहेंगे, ब्रिटिश सरकार के नाक में दम कर देंगे, उन्होंने अपना वादा पूरा किया। और नॉरिमन, कविश्वर शार्दुल विक्रम सिंह, खुद सुभाष चंद्र बोस, सोमनाथ लाहिड़ी, किशोरी प्रसन्न सिंह, ऐसे सारे नेता तुरंत अंग्रेजों से भिड़ गए। लड़ाई जारी हो गई, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया और उसमें से अधिकांश लोग देवली कैंप राजस्थान के मरुभूमि में कैद कर दिए गए। खुद सुभाष चंद्र बोस नजरबंद कर दिए गए। उसी नजरबंदी से वो भागे, विदेश गए। अब इस बात पर आप गौर करें। गौर करने की बात क्या है? यदि यह सत्य है कि 9 अगस्त 42 बंबई से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, तो यह क्या था? तो हम कहीं इतिहास में छिपा रहे हैं। लड़ाई तो जारी थी, एक सेक्शन लड़ रहा था। गांधी जी का विलंबित शिरकत 42 में होता। इस बात को ऐसे न रख के हम लोग रखते हैं कि सुभाष चंद्र गांधी जी 42 से भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। लड़ाई जारी थी। गांधी जी का 42 में विलंबित, बिलेटेड पार्टिसिपेशन हुआ। यह कहना ज्यादा सही होगा। इसलिए मैं इस उदाहरण को दिया कि सुभाष चंद्र बोस इतना श्रद्धा जिस आदमी के लिए रख रहे हैं, जरूर उस आदमी के अंदर कोई बात है। वह बात क्या है? अब धीरे धीरे हम लोग इसका पन्ना खोलें। आज युवा दिवस है, तो युवा दिवस भगत सिंह और विवेकानंद जी से
जुड़ा हुआ दिन है। युवाओं के हृदय सम्राट इनके अलावा और कोई दूसरा नहीं है। तो बात शुरू करने के पहले एक शेर सुनाते हैं। जब प्लासी की लड़ाई में हार हुई थी तो राम नारायण मौजू एक उर्दू के शायर थे, उनका यह शेर है। गजाला तुम तो वाकिफ हो, कहो मजनू के मरने की, दीवाना मर गया आखिर को वीराने पर क्या बिजली। गजाला तुम तो वाकिफ हो, डियर, गजाला माने डियर, प्रिय तुम तो समझ रही हो, कहो मजनू के मरने की, मजनू तो मर गया, मजनू जब मर गया तो वीराने पर क्या बिजली। तो इस तरह के लोग जो भारत की आजादी के लिए कुर्बान हो गए, बर्बाद हो गए, वे अपने लक्ष्य को नहीं पा सके, और दूसरे लोग जिन्होंने शायद ही कोई त्याग किया हो, जिनके बाल बच्चे साधारण रोटी के लिए तरस रहे हो, आज वो महानायक बन गए हैं इतिहास में, वो अपना लक्ष्य पा लिए, उनका तमन्ना अधूरा है। तो ये दो लाइन जो आजादी की लड़ाई की भारत की, एक लाइन को हम बिल्कुल भूल चुके हैं, तो हम कम से कम उनका गजल दोहरा करके उनको याद करें। उनका लक्ष्य कब प्राप्त होगा, कब पूर्ण आजादी भारत को मिलेगी। पूर्ण आजादी क्या है? अमेरिका इंग्लैंड से आजाद हुआ, भारत भी इंग्लैंड से आजाद हुआ। आप लोग कोर्स में पढ़ते होंगे अमेरिकन क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, रशियन क्रांति, चाइनीज क्रांति। अगर अंग्रेजों का अमेरिका से 1779 में जाना क्रांति है, तो अंग्रेजों का जाना 15 अगस्त 47 को क्यों नहीं क्रांति? पूरे दुनिया में अमेरिकन क्रांति पढ़ाई जाती। अगर इतनी ही बात से क्रांति मान ली जाए तो ब्रिटिश तो दोनों को छोड़ा, तो इंडियन क्रांति क्यों न लिखा जाता है? ना इंडिया में भी कोई नहीं पढ़ता है 15 अगस्त 47 क्रांति का दिन, कोई नहीं लिखता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि जब अमेरिका से विदा हुआ अंग्रेज, तो लॉक स्टॉक बैरल विदा हो गया, फिर साम्राज्यवाद के कोई अवशेष नहीं रह गए, कोई कनेक्शन नहीं रह गए, टोटल इंडिपेंडेंस मिल गया। अमेरिका की विदेश नीति, अर्थनीति, गृह नीति, शिक्षा नीति, उद्योग नीति सब स्वतंत्र हो गए, और महाशक्ति के रूप में खड़ा है। वह मेरी दिशा नहीं रही। मेरा गवर्नर जनरल जो 14 अगस्त 47 को था, वही 16 अगस्त 47 को था। स्टेट का हेड नहीं बदला। भारत को संविधान बनाने की अनुमति नहीं दी गई। इतने लोग हम लोग बैठे हैं, किसी के खानदान का कोई आदमी संविधान सभा का वोटर तक न होगा। मेंबर होने की बात छोड़ दें। कलेक्टर लटेन लेके खोजते चलता था कहां वोटर है। तो जितने नॉमिनेटेड लोग थे अंग्रेजों के कंस्टिट्यूएंट असेंबली, वही रातों रात संविधान सभा में तब्दील हो गया, जिसमें राय बहादुर थे, लॉर्ड थे, सर थे, और आम जनता के कोई प्रतिनिधि नहीं। ड्राफ्ट कमेटी में कौन थे? सर टीटी की कृष्णमाचारी, सर भिकेवी राव, सर सीपी रामास्वामी अय्यर, और कुछ सर हैं, हम नाम न लेंगे। पॉलिटिकल बातें आप समझ सकते हैं। एक सर मिलकर के संविधान बनाए, कैसा पवित्र संविधान है। तहलका जी को कोई दिक्कत है, होकर जी को कोई दिक्कत है, चारा जी को कोई दिक्कत नहीं। वो किसी को, सुखराम जी घर 40 करोड़ रुपया पकड़ाया, आराम से बाहर घूम रहे हैं। 25,000 करोड़ प्रॉपर्टी दाऊद इब्राहिम की है, सब कुछ जान रहा है, हम उसको सीज भी नहीं कर सकते। जयललिता को कोई दिक्कत है। दिक्कत किसको है? रोजगार गारंटी के तलाश में जो है दिक्कत किनको नहीं है, जो गए इंतहा मुनाफा कमाने की ओर लगे। तो ये आजादी फर्क है, अमेरिका की आजादी और भारत की आजादी का फर्क। पूरा संविधान आज तक भारतीयों द्वारा नहीं बनाए गए। आज तक वही पुराना संविधान अंग्रेज जो दे दिया, उसी पर दस्तखत हुए, आज तक चल रहे हैं। आम जनता का पार्टिसिपेशन नहीं। तो आपकी आजादी कहीं बंधी हुई है, दुमछल्ला है, अपेंडिक्स है, किसी के सैटेलाइट है। इमरान नागी को हंगरी में फांसी हुआ, भारत को हिम्मत न पड़ा विरोध करने का। रूस की सेना अफगानिस्तान में इंटर की, भारत को हिम्मत न हुआ रूस का विरोध करने का। अमेरिका कहाँ की अत्याचार कर रहा है, दवा दवा शोरों में वो केवल हम ऐसे ही प्रेस के लिए कुछ जारी कर देते हैं, हिम्मत न हो रही है। हमारे पास लाखों मेगावाट बिजली है, हाइडल इंटरैक्ट मिशन है कारोमंडल में, केरल सूर्य के अपार रोशनी है, हम इनका उपयोग नहीं कर सकते। उपयोग करेंगे तो मार दिए जाएंगे। मुझे का मार दिया गया, जिसने भी साइंस की बात की मार दिया गया। इंपीरियलिज्म अलाउ नहीं करेगा, उसका यूरेनियम लेना होगा। तो हमारी आजादी कहीं गिरवी रखी हुई, तो जब गिरवी रखी हुई है
तो आज विवेकानंद, भगत सिंह, अस्फाकुल्लाह खान, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद मिश्र या स्वामी सहजानंद, सुभाष चंद्र बोस, इस ढंग के आदमियों को याद करना बहुत आवश्यक होगा युवा दिवस पर कि हम पूर्ण आजाद कब होंगे, हम भी फ्रांस ऐसा कब खड़े होंगे। फ्रांस भिड़ गया यूरोपियन कॉमन मार्केट बना के, अमेरिका की दादागिरी नहीं माना, जापान भिड़ गया, अमेरिका का बड़ा गाड़ी नहीं लिया, चीन भिड़ गया, बराबरी के शर्त पर बात करता है। हम कब उस तरह से हमारी हैसियत बनेगी, ये आज भी हम लोग के सामने सवाल है। यह जब सवाल है तो भगत सिंह या विवेकानंद या सुभाष चंद्र बोस या स्वामी सहजानंद को नहीं मानना चाहिए। तो हम बात को अब आगे प्रारंभ करेंगे। स्वामी सहजानंद में दो बातें हैं, एक वेदांत और दूसरा मार्क्सवाद। स्वामी सहजानंद ने वेदांत को भी संशोधित किया, सक्रिय बनाया, एक्टिव बनाया, केवल प्रवचन भाषण वाला वेदांत न रहने दिया, और मार्क्सवाद को भी संशोधित किया। तो भौतिकवाद और अध्यात्म, साधु होते हुए भौतिकवादी और भौतिकवादी होते हुए भारतीय संस्कृति पर अगाध श्रद्धा। यह श्रद्धा सुभाष चंद्र बोस के भी मन में था, और इसका बीजारोपण विवेकानंद जी से शुरू हुआ। विवेकानंद ही भारत के समस्त भारतीय इतिहास में, वेदांती इतिहास में पहला साधु है जिन्होंने आदर्शवाद को खींच कर भौतिकवाद के कगार पर खड़ा कर दिया। दोनों के बीच जो कोस से पाठ दूरी थी, इस दूरी को विवेकानंद ने समाप्त कर दिया। और आदर्शवाद जो केवल भाषण की चीज थी, सक्रिय वेदांत, वेदांत के नया परिभाषा करके बेटी बंदी, रोटी बंदी, जाति बंदी, हुक्का बंदी, समुद्र बंदी, सारे जाल को तोड़ के सन्यासी होते हुए शिकायत हो गए और एक नए भारत की नींव डाली। तो स्वाभाविक है कि युवाओं के हृदय सम्राट रहेंगे। तो विवेकानंद से जो परंपरा शुरू हुई कि अध्यात्म ऐसा हो जो जनता के दुख सुख का ख्याल रखे, जो अपनी मुक्ति के लिए स्वर्ग के चक्कर में हिमालय के गुफा में न जाकर के आम जनता के बीच उनके लिए प्रयास करे, खुद हम नरक जाएं तो जाएं, समाज तो सुखी हो, इतनी ऊंची भावना से काम किया जाए। यह बड़े ऊंचे दर्जे का त्याग है, यह ऊंचे दर्जे का संन्यास है। तो विवेकानंद ने इस परंपरा की जो नींव डाली, यह परंपरा स्वामी सहजानंद में, जैसे कोई पेड़ रोपता है तो पूरा खिल करके फूट करके तैयार हुआ। यह किस तरह से हुआ? भारत का समाज व्यक्तिवादी था, पहले का जो वेदांत था इनएक्टिव था, प्रवचन का था और व्यक्तिवादी था। व्यक्ति के उचित होने, ऊंचे उठने के संभावनाओं पर ब्रेक लगा हुआ था। विवेकानंद ने व्यक्ति और समष्टि के अंतर को खत्म करके सामाजिक सत्ता के अधीन व्यक्ति को कर दिया, सामाजिक सत्ता से जोड़ दिया। आप दुर्गा के सामने हिंसा हिंसा का सवाल रहा, राम के सामने हिंसा हिंसा रहा, कृष्ण के सामने हिंसा हिंसा रहा, गुरु गोविंद सिंह के सामने हिंसा हिंसा रहा। धर्म वही है, सत्य में धर्म है, धर्म हिंसा में नहीं होता है। सत्य हिंसा ही मतलब की बात। किसी भी धर्म ग्रंथ में मोहम्मद शाह बदर की लड़ाई लड़े अहिंसा से लड़े थे, तलवार के बल पर लड़े। धर्म जब रहेगा तो असत्य के प्रति दंडात्मक होगा, वो चाहे जैसे बात तो मान जाए। स्वरूप परिवार या शास्त्रों परिवार वैरोपी, शस्त्र से मानो या शास्त्र से मानो। गुरु गोविंद सिंह तो कवि थे, साधु थे, क्या जरूरत लड़ाई? जब जरूरत पड़ गया, जब अत्याचार का विरोध करने के कोई खड़ा न होगा तो सुराम को पड़ गया। तो सवाल हिंसा हिंसा का न होता है, सवाल होता है कि अत्याचार का मुकाबला किया जाए। हिंसा से हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखेंगे इतिहास में बराबर देखेंगे कि वो जेल से नकली थे। आप पढ़े सारे रिपोर्ट अब तो आ गए मार्केट में। हुजूर मैं कल जेल मैं आना चाहता हूँ, कल मुझे गिरफ्तार करें इतना बजे। और गवर्नर कहता था बिहार का राजेंद्र प्रसाद को, अरे हुजूर ऐसा न करिए, जरा पोचाड़ा करने दीजिए, सोफा डालने दीजिए, हमको 15 दिन में तो टाइम दीजिए। ये जेल होता था, नाटक। ये जेल और जेल में भारी अंतर था। एक भी क्रांतिकारी जिंदा अंग्रेज नहीं छोड़ा, ये कैसे बच गए सब? तो ये सब एक ईमानदारी से हम चीज को, एक धारा जो वास्तविक साम्राज्यवाद के खिलाफ थी उसको बिल्कुल बंद कर दिया। और बंद किसने किया? कम्युनिस्टों ने किया। इतिहास यही लिखते हैं
रमीला थापर लिखे, रामशरण शर्मा लिखे, इरफान हबीब लिखे, सारे के सारे कम्युनिस्ट, बिपिन चंद्रा लिखे। काहे कांग्रेस इनको जीमा देता है इतिहास लिखने का? आप आश्चर्य करिए। जब जब कांग्रेस करा जाता है तो कम्युनिस्टों के इतिहास लिखने का काम दिया जाता है। 40 से लेके 45 के बीच कम्युनिस्टों का इतिहास गंदा रहा, साम्राज्यवाद के सेवा में रहे, सुभाष चंद्र बोस के साथ गद्दारी किए थे त्रिपुरी कांग्रेस के बाद, पलटी मारे थे। तो कांग्रेस वाले जानते हैं कि अपना पाप भी छिपाएगा, मेरा भी छिपाएगा, इससे अच्छा कोई न मिलेगा। और 2000 साल पीछे की इतिहास तो लिखेंगे, लेकिन 40 और 45 के बीच की बात तक चर्चा नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे। और जो कम्युनिस्टों का हाल हुआ यही लोहिया जयप्रकाश का हुआ। नेहरू ही बड़े भाई थे जयप्रकाश के, और लोहिया जी 46 तक आनंदे भवन में रहते हैं, तो सत्य तो छिपा रह गए। दूसरे लोग जो थे हिंदू महासभा वाले, आजादी की लड़ाई में भागे न लिए। तो अब तो पढ़ा लिखा बाबू वर्ग में, शादी वर्ग में कोई न रहा जो सत्य को लाए। कहां इतिहास की बुद्धि उलझी हुई, कोई राइटर पढ़ा लिखा बाबू वर्ग में नहीं है जो मरे हुए भूत को कब्र में दफना दिया गया है उनको फिर से उभारे। कुंभकर्ण जो सोया हुआ है जगह नहीं, तो चुप्पी के षड्यंत्र बदले, गाली भी नहीं दी। जानते थे चारवाक को लोग गाली दिए तो चारवाक जिंदा हो गया, चारवाक की किताब जला दिए, लेकिन चारवाक को जो गाली दिए देखो चारवाक क्या बोलता है, अरे ऐसे बोला जाता है, तो फिर तो चारवाक जिंदा हो गया। जब श्लोक कोट किए चारवाक दर्शन आ गया, आज हम लोग पढ़ सकते हैं। तो गाली देने का खतरा वो लोग समझते थे, गाली देने से हमारा प्रतिस्पर्धी जिंदा हो जाता है। तो बिल्कुल चुप्पी का षड्यंत्र, मौन हो गए, प्रकाश नहीं डाले चीजों पर, मौन हो गए। तो इतिहास छिपा हुआ है, या बहुत सदमा लगेगा सुन करके, या सच्चाई। गांधी जी का चिट्ठी देखें जो लिखे हैं, तो सब आर्काइव्स में डिक्लासिफाइड हो गया है। 42 के बाद जो चिट्ठी लिखे हैं गांधी जी, कितनी गंदी चिट्ठी है। 42 मेरा नहीं है, तो हुल्लड़ अराजकतावादियों का है। गांधी के यहाँ आश्रम है, सारे कागज होंगे, वो सब चिट्ठियां मौजूद है। और जब 45 में निकलते हैं और 42 को लोकप्रिय देखते हैं, जनता में आदर है, तो कहते हैं कि ये मेरा आंदोलन था, तो किसका था? ये परले दर्जे का अवसरवाद। लड़ने वाले लोग लड़ रहे थे, सोशलिस्ट पार्टी के लोग लड़ रहे थे, फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग लड़ रहे थे। देश में कोई न लड़ रहा था तो नहीं, नौजवान लड़ रहे थे बिना लीडरशिप के, रेल काट रहे थे, तार काट रहे थे, थाना लूट रहे थे, स्वतः स्फूर्त चारों तरफ चल रहे थे। गांधी इनकार किए उस समय अंग्रेजों से, क्रिप्स समझौता, वैभव समझौता, कन्या मिशन समझौता। आप देखें गोपालाचारी फार्मूला, भोला भाई फार्मूला, देखें बात अंदर अंदर चल रहा था। और गांधी जी बोल रहे थे अंग्रेज बड़े भले हैं, लड़ने की जरूरत है, ये खुद हमें आजादी देते। तब कहिए कि 42 में काहे विलंबित शिरकत की है, तो उसका राज बता देते हैं। जापान जीतते आ रहा था, सुभाष चंद्र बोस इम्फाल तक पहुंच चुके थे, अंडमान निकोबार छीन चुके थे, बिरला की चिट्ठी महादेव देसाई के नाम। गांधी जी इसी तरह अंग्रेजों के पक्ष में खड़े रहेंगे तो हमारे कलकत्ता के कारखानों का क्या होगा? तो महादेव देसाई जवाब देते हैं कि चिंता न करिए, इस पर गांधी जी सोच रहे। और गांधी जी सोचे, नेहरू विरोध किया कि अंग्रेज को छोड़ना ठीक नहीं है, लेकिन गांधी और बातों को भी ध्यान रखते थे। गांधी जी भारत छोड़ो नारा लगा दिए और जेल चले गए, कार्यक्रम कुछ नहीं दिए, जनता के सामने कार्यक्रम नहीं था, तो जिसको जो मन में आया भारत छोड़ो का लगा के किया। और जब रेड रोड कटने लगा तो बोले कि मेरा आंदोलन नहीं, इनकार कर दिए, यह मेरा आंदोलन नहीं। अंग्रेज कहा तो कहा कि हम केवल नारा न लगाए हैं, कुछ कर नहीं न रहे, वो जो हो रहा है वो सब हुल्लड़ अराजकतावादी है। राइटिंग में चिट्ठी है गांधी, तो परले दर्जे का अवसरवाद है। अच्छा, फिर आपको और बहुत आश्चर्य होगा, गांधी के बहुत से भक्त यहाँ बैठे होंगे, लेकिन हम एक अक्षर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं, एक चीज का हमारे पास प्रमाण। कैबिनेट मिशन प्लान पर लियाकत अली खान नेहरू के दस्तखत हो गए जी, मंजूर हो गया था। गोपीनाथ बारडोलाई आसाम के मुख्यमंत्री गांधी जी से मिले, बापू यह तो बड़ा बुरा था। क्यों? तो अभी तो हम हिंदू आसाम में मेजोरिटी में हैं, जब बंगाल के ग्रुपिंग में हम रहेंगे तो बंगाली मुसलमान बच जाएंगे, हम तो माइनॉरिटी हो जाएंगे।
तो गांधी नेहरू को कहते हैं संशोधन को डाल, नेहरू संशोधन डाल दिया कि आसाम बंगाल से अलग हो सकता है। जिन्हें कहा कि जो फैसला हो गया है कि सेंटर को रेसिडुअल पावर होंगे, प्रोविंस ऑटोनोमस होंगे, तो उस पर स्टिक करो, न संशोधन हम डालें न तुम डालो, जो मंजूर हो गया मानो। गांधी नहीं तैयार, तो जिन्ना को ढकेल दिया गया, लेकर जो कहते हैं। गांधी जी भूला भाई देसाई को भेजे, बंबई के बहुत बड़ा बैरिस्टर। भूला भाई देसाई जो प्रस्ताव लेके गए जिन्ना मंजूर कर दिया। गांधी जी अपने समधी राजगोपालाचारी को भेजे, गोपालाचारी जो फॉर्मूला लेके गए जिन्ना मंजूर कर दिया। जब भी बात जिन्ना के सामने आया देश के एक रखने का, एक भी पॉइंट पर आप रिकॉर्ड अगर खोजने के हैं, जिन्ना कहीं इनकार नहीं किया। 32 में मदन मोहन मालवीय मिले कि जब अम्बेडकर से हो सकता है पैक्ट, तो तुमसे क्यों नहीं हो सकता। जिन्ना बोले कि ठीक है, आप बताइए क्या चाहते हैं। तो बोले कि जैसे अम्बेडकर को हम लोगों ने सीट दे दिया, तुम भी सीट ले लो, और हम लोग ज्वाइंट इलेक्टोरेट माने, सेपरेट नहीं कि मुसलमान मुसलमान को वोट देगा और अंग्रेज से मिलकर लड़े। जिन्ना कहा कि ठीक है, आचार करिए। गांधी इनकार कर दिया। तो जिन्ना तो ढकेल दिया गया, लेकिन चालाक लोग हमेशा दूसरे पर डालते हैं कि वो दोषी है। हाँ, दोषी है जिन्ना। 46 के डायरेक्ट एक्शन, अरबों की संपत्ति गई, करोड़ों लोग बेघरबार हुए, लाखों मारे गए, लाखों औरतें अपहृत हुई, लाखों को बलपूर्वक धर्मांतरण किया गया। तो आजादी की कहानी जो है यह हमें पूरी ठीक नहीं बताई जाती है। आर्काइव में चीजें बंद है, लेकिन अब वो आ गए। 30 साल तक होता है क्लासिफाइड, अब सारी चीजें आप इंटरनेट से भी देख सकते। खुद मैंने जो किताब लिखा है, इसे सेंट्रल गवर्नमेंट सूचना प्रसारण मंत्रालय ने छापा है, इसके अंदर भी चीजें, और वहां सारे 4 साल किताब के एक अक्षर के छानबीन हुआ। एक भी बात ऐसी नहीं है कि हम बिना प्रमाण के रखें। जो बात बोल रहे हैं गांधी जी के मित्र मौलाना आजाद के इंडियन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ सकते हैं। जो बात हम बोल रहे हैं पटेल के दाहिना हाथ इनसाइड द गवर्नमेंट एनवी गेडिकल की किताब में पढ़ सकते हैं। एनवी गेडिकल मिनिस्टर, जो बात हम बोल रहे हैं ये आपको गांधी जी के पीए प्यारेलाल की किताब में मिलेगी। यही साबरमती आश्रम में 3रा खंड पूर्णाहुति, हिंदी में, अंग्रेजी में दी लास्ट थे। गांधी जी के एक और पीए निर्मल कुमार बोस जो नोआखाली में थे, उनकी किताब में मिलेगी स्टडीज इन गांधी, वो भी साबरमती आश्रम में। इस इंस्टीट्यूट में कुछ लड़कों को हम जाके वहां दिखाए कि देखिए ओरिजिनल है, लेकिन चूंकि हम लोग की नजर उधर नहीं गई, ये संसदीय धारा का इतना प्रचार हुआ, इतना अमिताभ बच्चन को महानायक कर दिया गया कि एक्चुअल एक्टिंग करने वाले लोग तब हवा में उड़िया गए। इस वजह राय के सामने अब सवाना आदमी को कौन पूछेगा। तो एक इस तरह की बात कही गई, अब कौन स्मिता पाटिल को याद करेगा। तो इस तरह से हम लोग के सामने इतिहास रखा गया। क्यों रखा गया? कम्युनिस्टों ने इसे रखा। कम्युनिस्ट का अपना इतिहास गंदा था 40-45 के बीच। इसको छिपाने के लिए इस पर समझाई कर चली, मुस्काई चली, समझाई कछू मुस्काई चली। कहो पूछते से सखी राव रे कौन है। गांव की औरतें पूछती है सीता से कि कौन है तुम्हारे, तो सीता तिरछे करी नैन सैन तिन्हें समझाई कछू मुस्काई चली। आंख तिरछा करके मुस्काया करके समझा, उसी से समझ गए लोग की पति। तो इस तरह के इतिहास बातों को जितना हम स्पष्ट रख रहे हैं, अगर हमारी बात किन्हीं को नागवार लगे तो आराम से साबरमती आश्रम में देख के आए और फिर हमसे बात करें। हम हैं तो इस तरह से आपका इतिहास है। अब हम लोग आगे फिर बात को बढ़ाएं। आजादी की लड़ाई में किसान आंदोलन का योगदान क्या हुआ, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, ये सब राणा डे, इस तरह के सुधारक केशव चंद्र सेन जो कर रहे थे, तो हम लोग पढ़े लिखे लोगों के बीच में जो भाषण बोल रहे हैं, पढ़े लिखे लोगों के बीच। मास को तो पता नहीं है, जो हर जोत रहे हैं या जो रिक्शा चला रहे हैं, कुछ मालूम नहीं। तो यहाँ कोई बात होगी तो उसका लो जागरण बस पढ़े लिखे लोगों के बीच था। माइकल मसूदन दत्त क्रिश्चियन हो गए समुद्र जाने के चलते, इकलौता बेटा थे, जमींदार परिवार से थे। यहाँ आए तो उनका समाज उनको बापो कबूल नहीं किया, तो क्रिश्चियन होना पड़ा, चूंकि समुद्र पार किए थे। पंडित श्रीनिवास शास्त्री क्रिश्चियन हो गए,
राजकुमारी अमृत कौर क्रिश्चियन हो गई। ये तेजी से जो क्रिश्चियन हो रहे थे तो इनका प्रभाव वही पढ़े लिखे समाज में नवजागरण पड़ा। आम जनता के अंदर जो नवजागरण हुआ वो किसान आंदोलन के माध्यम से। मेरे बात को गौर करें, पूरी जनता जो जागृत हो गई, पुराना देश और केशव चंद्र सेन से जागृत नहीं हुई। इस तरह के गीत जो लोग आते थे, काला कुत्ता भूख बबू कचहरिया में जमींदार को चुनौती, काला कुत्ता तुम्हारे कचहरी में भुकाएंगे। ये गीत गोमस्ता जी अब न देवो छप्पर पर के पड़ोर, गोमस्ता जमींदार के उसका पदाधिकारी होता था। अब छप्पर पर का परोर न देंगे, नाक के भैंस खोल लेते थे न देंगे, ज्यादा करवा तो हथवा देवो मरोड़। अब जनता जो उग्र तैयार हो गई, लट हमारा जिंदाबाद, कैसे लोगे माल गुजारी, हम तो किसान हैं, भैंस चराते हैं, अहिंसावादी तो है ही है, हम लोग हिंसा काहे को करेंगे। लेकिन भैंस चराते हैं तो रास्ते में सांप मिल जाता है और सांप लाठी से मरता है, तो जमींदार सांप है, अगर वो अत्याचार करेगा तो लट हमारा जिंदाबाद। इससे जागृति हुई। और इस दौर देखेंगे कि साहित्यकार भी बाहर न रहे, जुट गए। अगे मेरठ में, 36 में, प्रभाकर माची में, बागपत में सवाल है, अमूल हो रहे हैं कोलगेट से, नहा रहे हैं लाइफ बॉय से, ये सब कहां के? तो विदेशी पूंजी 15,047 के पहले था, विदेशी पूंजी आज है। तो भारत आजाद हो गया 15,047 को, ये कहने पर हम लोग को हंसी आता है। हाँ, आजादी आसमान से चली, खजूर में लटक गई, आधी आजादी मिली। आधी आजादी मिली तो पूर्ण आजादी का फांसी दिवस है 15,047। जिस तरह से चित्तौड़गढ़ वाले सोना के थाली में नहीं खाए जब तक चित्तौड़ को आजाद न करा लेंगे, पत्तल में खाते थे। ये सवाल आज भी हम लोग के सामने जिंदा है। विदेशी पूंजी का फिजिकल प्रभुत्व तो हट गया, उसका इनडायरेक्ट जो नियो कोलोनाइजेशन है यह कब हटेगा? वही दिन भारत की आजादी का होगा। इसी के लिए अब अशफाकुल्लाह खान को हम कोट करते हैं। ये सब कम उम्र के लड़के थे और उस जमाने में कम्युनिस्ट पार्टी का भारत में ठीक से स्थापना भी न हुआ, तो ऐसा न समझेंगे कि कम्युनिस्ट। देखिए क्या बोलते हैं, अगर मुल्क आजाद हुआ और बजाय हमारे गोरे अकाउंट को हमारे बतनी भाई सल्तनत और हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले लें, तबलीगो तमीज अमीर व गरीब जमींदार का सरकार में रहे, तो ऐ खुदा ऐसी आजादी उस वक्त न देना जब तक मेरी मखलूक में मसवत न काम हो जाए। तो खुदा के भक्त है अशफाकुल्लाह कह रहा है कि जब तक शोषण बना रहेगा, जब तक बिल्ली रहेगा, चूहा को खाते रहेगा बिल्ली, तो ऐसी आजादी बन जाए। तो क्या रोजगार गारंटी संविधान में जुट गया? बेइंतहा मुनाफा पर रोक की कोई धारा आ गई? नहीं। तो इसलिए अगर हम कहें कि हमें पूर्ण आजाद हो गए, आप लीजेंड ऑफ भगत सिंह सिनेमा देखें, भगत सिंह और गांधी के बाद, तो अब वो भारत आएगा। गांधी जी जब स्वराज कहते थे तो तुरंत सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह ऐसे आदमी सवाल करते थे, कैसा स्वराज? स्वराज बोल देना काफी न है, स्वराज का स्वरूप क्या होगा? गांधी ने छोड़ो, ही बाद में देखा जाएगा। तो कैसे बाद में देखा जाएगा? पूर्ण आजादी होगी कि आधी आजादी होगी? अब लीजेंड ऑफ भगत सिंह में बात देखते एकदम सामने दिखाया है। तुरंत पहला लोग सवाल करते थे, किसकी आजादी? जमींदार की आजादी होगा तो किसान के तो सत्यानाश हो जाएगा। अगर धनिया में घोड़ा के लीद मिलाने वाले आजाद होंगे तो कुत्ता जो धनिया खा रहे हैं उनका तो सत्यानाश हो जाएगा। एक बहस चल रहे थे, तो सहजानंद ने इस सवाल को गहराई से सोचा, क्रांति किसे कहते हैं, और उन्होंने इस पर मुकम्मल किताब लिखा। कम्युनिस्ट पार्टी को अच्छा न लगा, क्योंकि सुधारावादी दल, कभी नेहरू के दलाली, कभी इंदिरा के दलाली, कभी सोनिया के दलाली, आज भी देख रहे हैं, कभी वीपी सिंह के, कभी लालू के, तो किताब छिपी रह गई। क्रांति क्या है, पूरा इस पर उनका डिस्कशन। फिर सरभारा किसे कहते हैं, उन्होंने इसे भी कहा। अब फैक्ट्री में मजदूर है, 8,000 10,000 कमा रहा है, उसका बेटा ट्रक चला रहा है, सरभारा है, ये तो हंसी हो जाएगा। कम्युनिस्ट पार्टी की यही मानना, ऑर्गेनाइज लेबर है वही प्रोलेटेरिएट। स्वामी जी ने इसके भी जवाब में कहा कि नहीं, जो वेज अर्नर है, रोज अपना बाजार में खड़ा है, कल जिसके ठिकाना नहीं है, वह रियल सरभारा है। उसके बीच आज कोई न काम कर रहा है, संगठित मजदूर, फील्ड खाली है, पूरा फील्ड खाली है भारत का। जो जा रहे हैं तो अपना फोटो खिंचाने के लिए, उनको अमेरिका से मैग्सेसे अवार्ड क्या क्या सब मिलता है, अब खूब एनजीओ सब धंधा चल रहा है, तो कोई उनके भलाई के लिए न जा रहे हैं।
बहुत तरह की बातें। और जो हमारे रेडियो में नहीं आएगा न्यूज, आप देखेंगे कि अमेरिका या इंग्लैंड में तुरंत खोलिया यहाँ घटना घटी मालूम हो जाएगा। इसका मतलब कि हमारे बीच कोई उनका आदमी बैठा हुआ है, ये तो वास्तव में कोई ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है। बहुत बड़ा फिक्र है। स्वामी जी ने किसान किसे कहते हैं इस पर भी सोचा, किसान किसे कहते हैं, तो गहराई से इस बात पर विचार किया कैसे रिवोल्यूशन होगा, कौन कौन से वर्ग आएंगे, किसे यूनाइटेड फ्रंट कहेंगे। कांग्रेस सभी दलों का यूनाइटेड फ्रंट है, गांधी जी यही बोले। कह रहे इसमें तो हिंदू महासभा वाले भगत सरदार वल्लभ भाई पटेल भी है, सेठ गोविंद दास भी है, इसमें तो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले भी लोग हैं, इसमें तो सोशलिस्ट वाले लोग भी हैं, इसमें तो हर लोग है, यही संयुक्त मोर्चा है। अमित शाह ने कहा कि नहीं यह संयुक्त मोर्चा इसे नहीं कहते। संयुक्त मोर्चा में जितने दल होते हैं उनके बीच आपस में शर्त तय हो जाता है और तब उनका मोर्चा बनता है। तो जब जमींदार रहेंगे तो किसान उनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। और जितने कांग्रेस के लीडर थे, आपके हम गुजरात को नहीं जानते हैं, बिहार के जानते हैं, सबके सब जमींदार है। राजेंद्र प्रसाद जमींदार थे, सब जमींदार थे। तो ये कैसी आजादी होगी। आजादी चाहिए था अंग्रेज जाए, इतना नहीं, जब तक अंग्रेज न जाएंगे भलाई नहीं होगा। तो अंग्रेज विदा करना था कि जाएगा जमींदारी जाएगा और नया संविधान बनेगा, रोजी रोटी की बात जुड़ेगी, इंडस्ट्रियलाइज होगा, गांव से भीड़ हटेगा शहर में। तो ये बातें थी, बड़ी छोटी बातें थी। हमारे पास आकाश अकूत मतलब संसाधन है प्राकृतिक, इनका दोहन होगा। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, जैसा विदेश डिक्टेट किया वैसा हमारा प्लानिंग हुआ। हमारा हरित क्रांति भी उसी दिशा में गया। हरित क्रांति के साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ, तो जब परचेजिंग कैपेसिटी ना होगा तो बाजार में मंदी आ ही जाएगा। और परचेजिंग कैपेसिटी इंप्रूव करेगा कैसे, जब तक कृषि से सरप्लस न निकलेगा, धान चालू न होंगे, यही ना जो हमारे पास है, दूसरा कौन चीज है। अब एक नया सेवा आया, थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, तो अपने जहां से पैसा आ सकता है इसको हम नहीं देखेंगे। आवासी के बाद देखें कृषि में क्या अलॉटमेंट है, उसके पहले 16, 14, 13 हर साल के आंकड़ा देखें, अब के आंकड़ा देखें। तो हमको तो फिर विदेश पर निर्भर करना पड़ेगा, उनका माल बेचेंगे। और इसीलिए चतुर्भुज योजना रोड होगा, गांव गांव तक पहुंच जाए, उनका सामान देर न हो। हमारे लिए तो नहीं हो रहा है। जब कारखाना रहता तब ना हम उस रोड का उपयोग करते हैं। घोड़ा बुरी चीज नहीं है, घोड़ा होना चाहिए, रोड होना चाहिए। कब? जब हमको भैंस होगा, भैंस के दूध पियेंगे, कमर में ताकत होगा, खुद के घोड़ा चढ़ जाएंगे। तो जब हमारे कारखाने होंगे, हमारा माल रोड पर निकलेगा तो मुकाबला करेंगे। विवेकानंद का यही ना हुआ, जब ताकतवर हो गए तब डरना है शिकागो और कहीं, तब हिंदू धर्म अग्रेसिव हो गया। सब लोग समझ गए विचार में तो बहुत ऊंचा है, क्रिश्चियन बनने की क्या जरूरत है, आचार में पीछे है। हम तो बेकार समझ रहे थे कि क्रिश्चियन बहुत बड़ी अच्छी चीज है। तो अग्रेसिव हुए, तो मैदान में आप निकलेंगे विदेश से मुकाबला करने कौन पूंजी पर। तो जो हमारा टेक्निकल IIT के लड़के सब विदेश जाते हैं, यही ना हमारी पूंजी है। वर्ल्ड में किसी कंट्री के पास फिटर, मैकेनिक, ड्राइवर, प्लम्बर, कारीगर इतना नहीं है जितना भारत के पास है। चाइना के पास स्किल लेवल, और यही लोग अरब और सगरों काम कर रहे हैं और उनको अच्छा माना जा रहा है। और हम यहाँ कमा कहे जाते हैं, काम तो क्यों नहीं कमा है। तो विदेश मूर्ख है कि हमको इतना इज्जत और कदर दे रहा है। हमारा लड़का अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में और बहुत ज्यादा सैलरी मिल रहा है, हाईएस्ट पोस्ट पर है। यहाँ आया हम लोग से भेंट करने, कंपनी कहा कि जरा बंगलोर घूम लीजिए, तो बोला विप्रो वाला 4-5 लाख रुपया उसके लिए खर्च किया। 1-1 लाख रुपया में रूम अमेरिका से चला तो बुक करते हैं लंदन में। तो मूर्ख है। बात किया 50 करोड़ के सौदा, तो आगे के लिए भी रास्ता खुल गया। तो हमारे सब विदेश चल जाएंगे तो भारत कैसे तरक्की करेगा। तो हमारे पास प्राकृतिक साधन है और हमारे पास ही नॉलेज है जो आप पढ़ रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसी की मदद से ना महाशक्ति बनेंगे। ये दोनों चीजें हमारा न्यूट्रलाइज है। अकूत संभावना है हमारी नदियों में, हवा बाबा ढाबा आ जाएंगे। ये न होगा, अरे न होगा तब फिर क्या होगा, विकल्प बताओ ना। हाँ, डिस्प्लेसमेंट बुरी चीज है, नौकरी होना है, मुआवजा देना है, वो तो सरकार करती नहीं है, क्योंकि सरकार को विदेश से माल लेना है, काहे को करेगी ये। अगर ये करेंगे तो फिर यूरेनियम डील कैसे होगा, लॉजिक कहां से आएगा यूरेनियम डील का।
तो अपना संसाधन जब न यूज करेंगे तभी न हो रहा है, और बंटवारा के अलावा कोई उपाय नहीं। 47 में यही लॉजिक दिया गया, आज यही लॉजिक दिया जा रहा है कि यूरेनियम दस्तखत करने के अलावा कोई चारा नहीं। यहाँ फोर्स कौन हमको वहां कर रहा है? हम तो सेल्फ रिलायंस के रास्ते पर नहीं जा रहे। तो रास्ते पर जाए कैसे? तो सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, सहजानंद, भगत सिंह, आपको तो याद करना पड़ेगा बिरसा मुंडा का दिया। मेरे बात तो गौर करें। तो सहजानंद ने इस पर सोचा, क्रांति किया है, संयुक्त मोर्चा किया। दूसरा उनका योगदान क्या है? अध्यात्म और मार्क्सवाद में उन्होंने पुल बना दिया। कैसे? शुरुआत तो विवेकानंद से इस चीज की हुई, आदर्शवाद को खींच के भौतिकवाद के करार पर रखा। इन्होंने कैसे बनाया? गीता किताब है, वो इंसान उनका गीता हृदय, ये गीता कोई देखा भी नहीं, छिपी हुई है। जी, उनकी किताब है गीता हृदय। उन्होंने वेदांत का नया अर्थ किया, संन्यास किसे कहते हैं। तिलक महाराज की गीता बहुत अच्छी है, गीता रस। उन्होंने उसमें शंकराचार्य पर कुछ आक्षेप किए कि शंकराचार्य ने गीता का गलत अर्थ कर दिया। विवेकानंद या स्वामी सहजानंद शंकराचार्य के मत के, अद्वैत वेदांत के, तो इनको यह बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन तिलक इतनी बड़ी ऑथोरिटी थे, इतने बड़े प्रामाणिक थे कि कोई बात आसानी से कहा नहीं जा सकता था उनके खिलाफ। तो इन्होंने बड़ी विनम्रता से सवाल किया कि आप ठीक से शंकर महाराज को समझ नहीं पाए। शंकराचार्य का पूरा जीवन गुजर गया कर्म करते हुए, तो आप उन पर तोहमत लगा रहे हैं कि शंकराचार्य ने कर्म को इनकार कर दिया। तो कर्म को जो इनकार करेगा वो चारों धाम किसे खड़ा किया देश के चार कोना पर? वामन शक्तिपीठ कैसे खड़ा किया? सातपुरी कैसे खड़ा किया? वो शास्त्रार्थ इतना किया, इतना किताब वर्णन किया, घूम घूम के शास्त्रार्थ किए काशी में, मिथिला में, कहाँ केरल के रहने वाले। तो पूरा जीवन जब तक ये छोटा सा जीवन था विवेकानंद के तरह, शंकराचार्य का 32 वर्ष में मर गए, भगत सिंह भी 23 वर्ष की उम्र में मार डाले गए। तो कम उम्र में इतना काम किया है शंकराचार्य, तो पूरा जीवन जिसका काम करते गुजर गया, उस पर काम इनकार करने का तोहमत कैसे लगेगा? बात यह है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं। शंकराचार्य जिसे संन्यास कहते हैं, वह संन्यास का मतलब है संसार के भलाई के लिए जो काम किया जाए वह संन्यास के कैटेगरी में आता है। जो काम संसार के भलाई के लिए किया जाए, जैसे मदन मोहन मालवीय बना दिए बीएचयू, यही तो सन्यासी का काम है। और सन्यासी क्या? अब यहाँ पर अगर कम पैसा में पढ़ाई हो, यही तो सन्यासी का काम है। तो संसार के भलाई के लिए कोई काम किया जाए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, यह सन्यास के कैटेगरी में। और इसीलिए राजा जनक या भगवान शंकर या कृष्ण भगवान को जोगीराज कहा गया, जबकि वो सब पत्नियों के साथ। तो जोगीराज कहा गया। तो जोगीराज उनको नहीं कहा गया जो साधु है, गुफा में है। भारद्वाज को नहीं कहा गया, कश्यप को नहीं कहा गया। जोगीराज कहा गया जो राजा रहते हुए की हस्त रहते हुए जनता के भलाई हो। तो सन्यासी का काम है कि जनता के भलाई। और जब उस सन्यास का यह मतलब है, इस काम को तो शंकराचार्य ने किया। तो गीता का ध्वनि यह नहीं है कि गीता कर्म को इनकार करता है और सन्यास के प्रतिष्ठित करता है, यह समझना गलत है। कर्म करते हुए वितराग रहना यही सन्यास है जी। कर्म करते हुए, कर्म न करेगा तो उसको तो लालच कौन चीज का होगा? रसगुल्ला रखा हुआ है और तब हम अपने मन को दबा दे न खाएं, ना तारीफ है। और जहाँ आइए न गंगोल जंगल में कोई छोड़ दे, हम कहेंगे रसगुल्ला से हमको कोई प्रेम नहीं है, तो कोई बात नहीं। तो कर्म करते हुए जो समाज के लिए है, यही सन्यास। इस तरह से उन्होंने कर्म और ज्ञान के बीच में एक पुल बना दिया। ये बहुत बड़ा दर्शन के क्षेत्र में योगदान। मार्क्सवाद के क्षेत्र में क्या योगदान है? सहजानंद ने मार्क्स को भी संशोधित कर दिया। सरभरा क्रांति करेंगे, बात किसानों के